नमस्कार दोस्तों। आज हम करने जा रहे हैं एक और पेपर का डिटेल एनालिसिस। पेपर नंबर 025810 के रीजनिंग पार्ट का सॉल्यूशन। तो विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपका कहता है कि पिगरी रिलेटेड टू पिग, तो बायर किससे रिलेटेड होगा। कहने का मतलब कि जिस तरीके से सुअर जो है वो कहाँ रखा जाता है, बाड़े में, तो बायर में कौन रखा जाता है, कौन सा जानवर आपका रखा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है। तो बेसिकली आपसे ये पूछना चाहता है कि एनिमल जिनका प्लेस। तो ईगल की बात करें तो ईगल जो है वो आयरी के अंदर रखा जाता है। ठीक है। अगर काऊ की बात करें तो काऊ बिल्कुल आपका बायर में ही रखा जाता है, और एक काऊ सेट भी कहा जाता है इनको, काऊ सेट्स। ठीक है। टाइगर जू के अंदर बेसिकली, और जो हैन है वो किस में रखी जाती है, कूप। कूप बेसिकली जो मुर्गी पालने वाले लोग हैं उनको कूप्स कहा जाता है। उसी के नाम पर इनका जो जहाँ पे रखा जाता है उसका उस प्लेस का नाम भी क्या कहा गया है, कूप कहा गया है। तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, काऊ। यानी बायर जो है, काऊ का मतलब जहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन की बात आती है, जहाँ पर गायों को दूध निकालने के लिए या कह सकते हैं बेचने के लिए रखा जाता है। क्लियर है। ये था पहला क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या कहता है, देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड फिर से एक एनालॉजी का प्रश्न है, अल्फाबेट एनालॉजी, जहां पर आपको बताना है कि जिस तरीके से टी आर बी रिलेटेड है टी डब्ल्यू जेड से, वैसे ही एनएलपी किससे रिलेटेड होगा। तो मैंने कहा कि इनके क्रमांक लिखो, तो 20, 18 और 22। ये 20, 23 और 26। अगर बात करें तो पहला लेटर में कोई चेंज नहीं है। ठीक है। दूसरे लेटर में आपको कितना दिख रहा है, तो आप कहोगे सर +5 दिख रहा है। ठीक बात है, +5। और अगर तीसरे लेटर की बात करें तो क्या दिख रहा है, प्लस का 4। अगर एनएलपी में भी अपन अगर ऐसी ही चीज लागू कर दें कि पहला लेटर तो अपन को क्या रखना है, सेम, और दूसरे में क्या करना है, +5, यानी एल में +5 करेंगे तो क्या आएगा, क्यों आएगा। और फिर थर्ड लेटर में +4 करना है, यानी पी 16 होता है, इसमें 4 ऐड करेंगे तो 16 + 4 20, 20 पे क्या आता है, टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन क्यू टी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, एनालॉगी से, अल्फाबेट एनालॉगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका फिर से एक एनालॉगी का प्रश्न है। एनालॉगी का मतलब है कि जो रिलेशन 28 का 5 के साथ है, वैसा ही रिलेशन 88 का किसके साथ होगा। क्लियर है। तो देखो 28 से 5 कैसे आ सकता है, आपसे ये पूछा है। तो 28 से 5 आने का एक देखा जाए तो एक तो ये होता है कि 5 का स्क्वायर कर दो और इसमें 3 ऐड कर दो। लेकिन फिर इसी मेथड को अपन यहाँ अप्लाई करने की सोचे कि 5 का स्क्वायर प्लस 3 88 नहीं आ सकता, 8 का स्क्वायर प्लस 3 88 नहीं आ सकता, 6 का स्क्वायर प्लस 3 88 नहीं आ सकता, 16 का स्क्वायर प्लस 3 88 नहीं आ सकता। इसका मतलब ये लॉजिक तो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। दूसरा क्या लॉजिक हो सकता है, दूसरा लॉजिक ये भी हो सकता है कि 5 इंटू 5 प्लस 3 कर दें तो फिर 88 को भी 5 से मल्टीप्लाई करके उसमें 3 ऐड करेंगे तो इनमें से आंसर नहीं आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे एक अच्छा लॉजिक आपको देखने मिल रहा है, वो क्या है, देखो। यहाँ पर इसने किया है कि 2 + 8 किया और डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो कितना आ गया, 5 आ गया। यानी दोनों डिजिट को जोड़कर 2 का भाग दे दिया। क्या 88 में 8 + 8 को डिवाइड कर दो 2 से, तो क्या 8 आपको प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और इसी मेथड से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे, जहां पे आपको ओड वन आउट निकालना है। ओड वन आउट का मतलब होता है कि 3 में सिमिलरिटी है और एक आपका जो है अलग है। तो पहला जो है वो ये है कि विश्लेषण, दूसरा है खोज, तीसरा है अन्वेषण, यानी एनालाइजिंग। कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये एक कह सकते हैं कि खोज के बारे में, या फिर कह सकते हैं एक रिसर्च के बारे में यहाँ पे तीनों वर्ड यूज होते हैं। लेकिन रिजल्ट तो क्या होता है, इन सब का कंक्लूजन होता है, इन सब का रिजल्ट ही तो होता है। विश्लेषण के बाद कुछ रिजल्ट आता है, खोज करने के बाद कुछ रिजल्ट आता है, एनालाइजिंग करने के बाद कुछ रिजल्ट आता है। तो इन चारों में से ये क्या हो गया, आपका एक डिफरेंट हो गया। यही आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, फिर से एक क्लासिफिकेशन का आपका प्रश्न है, लेकिन इस बार क्लासिफिकेशन जो है वो अल्फाबेटिक क्लासिफिकेशन है। तो
अल्फाबेटिक क्लासिफिकेशन को करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, प्लेस वैल्यू लिखो, क्रमांक लिखो, आसानी से आप चीज अलग निकाल पाओगे। तो देखो अगर मैं इनके क्रमांक लिखूं तो ये 13, 11, 7, 1, ठीक है। इसका क्रमांक 22, 20, 16, 10। इसके क्रमांक तो आप कहोगे 18, 16, 12, 6। इसके क्रमांक तो 16, 14, 9, 4। क्या रिलेशन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देखो अगर बात करें 13 और 11 में तो यहाँ पे -2 दिखाई दे रहा है, और 7 और 1 में क्या दिखाई दे रहा है, -6। यहाँ पे भी -2 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, -4। क्लियर है बात। अगर बात करें यहाँ पर तो -2 दिखाई दे रहा है बिल्कुल, और यहाँ पे माइनस का क्या दिख रहा है, 6। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, -2, और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, -5। क्या बात बैठी क्या। आपको तो इसने उस सब को चुनिए जो तीनों विकल्पों से भिन्न है। तो भिन्नता की अगर बात करें तो यहाँ पे तीनों चीजें देखा जाए तो 13, 11 में 2 का डिफरेंस है बिल्कुल, 7 और 1 में कितने का डिफरेंस है, 6 का। ठीक बात है। अगर बात करें इनकी तो 22 और 20 में कितने का डिफरेंस है, तो आप कहोगे 2 का है, ठीक है। और इस 16 और 10 में, ओहो हो 16 और 10 में कितने का डिफरेंस है, 6 का। तो देखो ये और ये सेम है, ए और सी सेम है। अगर बात करें यहाँ पर तो बी भी सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी आपका 2 का डिफरेंस और कितने का है, 6 का डिफरेंस। तो बेसिकली आपका जो डिफरेंट है वो ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 2 का है और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 5 का है। बाकियों में डिफरेंस 2 और 6 का है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी अलग हो गया। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका एक अच्छा प्रश्न है, और कह सकते हैं इजी प्रश्न भी है, लेकिन जब नहीं समझ में आए तो ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन भी आपको लगेगा। यहाँ पर आपको दिया गया है, पहली बात तो मैं कह दूं कि ये जो आपकी लैंग्वेज है वो इस क्वेश्चन की नहीं है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को इग्नोर कर दें। ये लैंग्वेज ये नहीं है। बेसिकली ये क्वेश्चन बस इतना सामान्य है कि ये क्वेश्चन जो है वो मिसिंग नंबर का है। ठीक है, विलुप्त संख्या आपको बतानी है कि ये जो क्वेश्चन मार्क की जगह है वो क्या है। ये जो आपकी लैंग्वेज है वो इस पर्सन की नहीं है। मैं बार बार आपको ये बात समझा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो इसको आप करेक्ट कर लेना। बाकी बच्चे को आराम से समझ में आता है कि इसमें मिसिंग नंबर आपको बताना है, कि आप ये कह रहे हो कि 11, 9, 14, 25, 34 और इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखो अगर 9 की बात करूं तो 11 और 14 से कैसे आ सकता है वो देखो। अगर मैं 14 माइनस 11 कर दूं तो मुझे 3 प्राप्त होता है, और 3 का स्क्वायर करने पर क्या प्राप्त होता है, 9 प्राप्त होता है। तो यही लॉजिक क्या मैं इनमें लगा सकता हूँ क्या, कि 34 माइनस क्या कर दूं, 25, और 34 माइनस 25 करने पर क्या प्राप्त होता है, 9, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा। क्लियर है बात। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका एक सीरीज है, एक श्रृंखला है, जहां पे आपको श्रृंखला जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, ये आपको बताना है कि इस जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएगा। तो देखो इजी सा प्रश्न है, लेकिन बहुत अच्छा तरीके से इसको पूछा गया है। एक के बाद एक आना, और एक के बाद एक, और 3 के बाद 9 आना, 6 के बाद 36 आना, 10 के बाद 100 आना। सीधा सीधा बताता है कि भाई एक का स्क्वायर कर दो। यहाँ देखो ये इस एक को लाने के लिए इस एक का स्क्वायर कर दो तो ये आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से 3 से 9 एक पेयर बना लो। देखो ये पेयर बन गए, पेयर बन गए ना। यानी पहली संख्या का स्क्वायर दूसरी संख्या, पहली संख्या का स्क्वायर दूसरी संख्या, इस संख्या का स्क्वायर ये संख्या, इस संख्या का स्क्वायर ये संख्या। अब मुझे बताओ 225 किसका स्क्वायर होता है, तो आप बोलोगे सिर्फ 15 का स्क्वायर होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपको दी गई है एक श्रृंखला, जिसे कहते हैं रिपीटेड या कंटिन्यूअस सीरीज। यहाँ पे आपको अल्फाबेटिक सीरीज दी हुई है। अब आपको मैंने बता रखा है कि इन श्रृंखलाओं को सोल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका होता है ग्रुप बनाना, ग्रुप नहीं बन पाते तो फिर ऑप्शन से जाना होता है। फिलहाल अब पहले ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। टोटल कितनी चीजें हैं, 16। तो पॉसिबल है कितने के ग्रुप बनेंगे, 4 4 के। 4 4 के ग्रुप बनाने की बात करते हैं तो ये 4 का हो गया, फिर ये 4 का हो गया, ठीक है, फिर ये 4 का हो गया, फिर ये 4 का हो गया। अगर ए बी सी की बात करें तो ए बी सी के बाद क्या डी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, देखो मेरे भाई, अब ये हुआ कि पहला लेटर गायब हो गया और एक नया लेटर आ गया। पहला लेटर गायब हो गया, नया लेटर आ गया।
यानी बी सी के बाद भी क्या आएगा, डी आएगा, तो ये बी सी डी हो जाएगा। क्लियर है बात? बहुत ही अच्छी नया कंसेप्ट आपके है, तो नोट्स के रूप में अपनी कॉपी में लिख ले। अब यहाँ पे दोबारा क्या हुआ, ये पहला लेटर गायब होगा और लास्ट में नया लेटर आ जाएगा, यानी ई के बाद क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। क्लियर है? अब यही लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे कि देखो पहला लेटर गायब हो गया और नया लेटर आ जाएगा, तो एफ के बाद क्या आता है, जी आता है। तो बेसिकली आपका आंसर होगा डी डी एफ जी। डी डी एफ जी आपको कहाँ देखने मिल रहा है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी में देखने मिल रहा है। ये था एक अच्छा रिपीटेड श्रृंखला का एक बढ़िया क्वेश्चन, अपने नोट्स के रूप में बना ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 जो लिया गया है वो आपको ब्लड रिलेशन से लिया गया है, जहां पे कहता है कि ए डी की माता है। तो डायग्राम बनाते हुए चलेंगे। मैं कहता हूं पुरुष के लिए मैं प्लस लूंगा और महिला के लिए क्या लूंगा, माइनस। ठीक है, पुरुष के लिए प्लस और महिला के लिए माइनस, इस बात का ध्यान रखें। ए डी की माता है तो सबसे पहले डी को लिखा और ए की माता बना दी, क्योंकि माता एक पीढ़ी ऊपर होती है तो मैंने एक पीढ़ी ऊपर दर्शाया है इसको। ठीक है, एफ सी का पिता है, एफ किसका पिता है, सी का। फिलहाल इस लाइन को अपन स्किप करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। डी सी का भाई है। अब ये देखो यहाँ से ये जुड़ेगी, डी क्या है, सी का भाई। तो डी अगर सी का भाई है, अब ये लाइन वापस आ जाते हैं कि एफ सी का पिता है। तो अब देखो मेरे भाई, एफ पिता है सी का, ये दोनों भाई हैं, इसका मतलब ये दोनों जो है वो हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन रखते हैं, तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बना दिया। आगे क्या कहता है, सीई का पुत्र है। सीई का पुत्र कैसे हो, पुत्र मतलब ग्रैंडसन। ठीक है, ये कैसे होगा, अब देखो सीई का पुत्र है मतलब पोता है, पोता है मतलब ग्रैंडसन। अब देखो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ग्रैंडसन के मीनिंग दो होते हैं वैसे, एक तो पोता भी होता है और एक नाती भी होता है, यानी दोहिता आप जिसे कहते हो। ठीक है, नाना नानी जी का दोहिता होता है और दादा दादी का पोता होता है। फिलहाल पहली हिंदी तो आपको पोत्र मानना है, तो पोत्र ही मानना है। तो बेसिकली पोत्र कौन होता है, पोत्र होता है दादाजी का पोता। ठीक है, तो डी ई से किस प्रकार संबंधित है, क्योंकि इसने कहा कि सी ई का पुत्र है, सी जो है वो ई का पुत्र ऐसा हो सकता है कि ई जो है वो एफ के क्या बन जाए, पिता। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, ये नाना बनाना होता तो मैं ए का पिता बनाता, क्योंकि इस बात से ये क्लियर नहीं होता है कि ई दादा है कि नाना। ठीक है, लेकिन पहले अपन यही मान के चलते हैं कि अगले ने पुत्र बोला तो पुत्र ही मान लेते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि डी ई से किस प्रकार संबंधित है, तो डी क्या लगता है, ई का। तो अब देखो डी ई का लगता है क्या, ग्रांडसन ही लगेगा। डी ई का क्या लगेगा, डी ई का ग्रांडसन ही लगेगा, पुत्र ही लगेगा। अगर आप इसके नाना भी बनाते तो आंसर सेम ही आता। क्लियर है बात? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, जहां पे आपको पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति किताब, मैगजीन और समाचार पत्र के बीच सही संबंध को निरूपण करता है। तो देखो इसके अंदर सीधी सिंपल सी बात है कि मैगजीन्स और बुक कोई अलग नहीं है। कुछ मैगजीन्स एज ए बुक भी काम में लेते हैं और समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर आपको इसमें अलग रखना होगा। यानी इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी होगा। आंसर क्या होगा, बी। जिसमें ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका किताब, और इसमें से ये मैगजीन, और ये आपकी क्या हो जाएगी, आपकी अलग यानी न्यूज़पेपर। क्लियर है बात? कुछ बच्चे बोलेंगे सर न्यूज़पेपर तो पेपर से बनता है, न्यूज़पेपर किताबों से नहीं। किताब और मैगजीन ठीक है, कुछ मैगजीन से एज ए जितने भी मैगजीन्स है वो उसको आप बुक मान सकते हो, हर एक बुक मैगजीन नहीं हो सकती। डिफरेंस क्या है बुक और मैगजीन में, ये आप खुद रिसर्च करोगे, सर्च करोगे, गूगल करोगे, कुछ काम खुद भी कर लिया करो। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, जहां पे आपको एक मिसिंग नंबर दिया गया है। मिसिंग नंबर ये कहता है कि यहाँ से 26, यहाँ से 0 और यहाँ से 63 आए तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखो सीधी सिंपल सी बात है, 26 और 63 से मुझे कुछ याद आता है कि 26 नियरेस्ट 27 के, और 27 माइनस ए करने पे 26 आता है, और ये 27 क्या है, 27 में ये मानता हूँ कि 3 का क्यूब है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो डिफरेंस है ना इन दोनों का, जैसे 9 और 6 का डिफरेंस कितना है, 3 है। 9 और 3 6 का डिफरेंस कितना है, 3, और इसी 3 का अपन कर दे क्यूब और माइनस ए कर दें तो मुझे 26 मिल जाता है। क्या आगे भी यही लॉजिक प्राप्त मिला है, तो वो बिल्कुल यही मिला है कि 12 माइनस 8 करेंगे तो क्या मिलेगा 4, और 4 का क्यूब माइनस ए करेंगे तो क्या मिलेगा 63। और ऐसा ही यहाँ पर हुआ है, इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो एक का क्यूब माइनस ए करेंगे तो 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, वही लॉजिक यहाँ पे आएगा, 2 का क्यूब माइनस 1, यानी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलेंगे।
जहाँ पे आपको पूछा है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। ना कोई लॉजिक है, ना कुछ और है, ना कोई ट्रिक्स है, एक-एक करके आप आराम से इसको काउंट कर सकते हो, ठीक है? देखो, मैं क्या करता हूँ इसको हाफ से डिवाइड कर देता हूँ ऐसे। मैं इस साइड गिनूँगा और इस साइड वाले को वो डबल कर दूँगा क्योंकि दोनों तरफ जो है सिमेट्रिक फिगर है, एक जैसी आकृति है। तो इसमें देखो एक तो ये हो जाएगा कौन-सा वाला? ये वाला। दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये और पाँचवाँ ये। तो 5 ये हो गए, तो 5 ही वो होंगे। 5 इस साइड तो 5 उस साइड, तो कितने हो गए 10। क्या इन दोनों को मिलाकर कोई ट्रायंगल बनता है? तो नहीं, बिल्कुल ट्रायंगल तो नहीं बनता है। ठीक है? तो 10 ही इसके अंदर हो जाएँगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कहता है कि किसी सांकेतिक भाषा में बी एंड डी को 5 परसेंटाइल 7 एट द रेट और ड्रीम को एट द रेट 2 परसेंटाइल 48 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में एम ए डी को क्या लिखा जाएगा? क्लियर है? तो देखो, एक तरीके से आपको भी समझ में आ जानी चाहिए ये जो प्रश्न आया है वो कौन से कहाँ से है, तो आप बोलोगे सर फिक्स कोडिंग से आएगा। मैं क्यों कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन फिक्स कोडिंग से है, तो मेरी बात ध्यान से सुने। यहाँ पर ये जो शब्द दिया है फिर सिंबल दिए है और यहाँ पर भी एक शब्द दिया है और फिर सिंबल दिए है। तो यहाँ पे कुछ लेटर आपको कॉमन देखने मिल रहे होंगे, जैसे यहाँ पे ई है, यहाँ पे भी डी है और यहाँ पे भी क्या है डी। तो देखो, इनके कोड भी दोनों जगह सेम है। जैसे ई का यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक और दूसरे नंबर पे तो ई का क्या दिख रहा है? परसेंटेज। इसी तरीके से ई की बात करें तो 1, 2 तीसरे नंबर पे भी आपको परसेंटेज दिख रहा है। तो कह सकता हूँ ना कि ई का तो ये कंफर्म हो गया कि कोड क्या हो गया? परसेंटेज। यहाँ से मैंने ये देखना बताया कि क्वेश्चन फिक्स कोडिंग का कैसे देखते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं आंसर करने की। जब बात ये फिक्स होगी कि फिक्स कोडिंग है, तो मैं कह सकता हूँ बी का कोड 5, ई का परसेंटेज, एन का 7 और डी का एट द रेट। क्लियर है बात? तो एम की बात करें तो एम कहाँ से आएगा? एम आएगा यहाँ से, यानी लास्ट कोड क्या है एम का? 8। तो पहला आंसर में क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है? ए की बात करें तो ए से पहले क्या था? 4, तो 4 आ जाएगा। ठीक है? और फिर क्या है? डी, और डी का कोड क्या हो जाएगा? एट द रेट, और लास्ट में क्या बच गया? ई। ई का कोड क्या हो जाएगा? परसेंटाइल। तो 84 एट द रेट परसेंटाइल आपको कहाँ पे दिख रहा है? तो 84 एट द रेट परसेंटाइल आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ये था आपका एक आसान प्रश्न फिक्स कोडिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है आपका? कंप्लीट करना है इस फिगर को दिए गए 4 ऑप्शन के अंदर से। तो देखो, कैसे मैं इस फिगर को कंप्लीट कर सकता हूँ? तो मुझे पता है कि ऐसी आकृति इधर आनी चाहिए। ऐसी आकृति इधर आने का मतलब है कि मेरे को इसको ऐड करना होगा, ठीक है? और ऐसी ही आकृति मुझे इधर बनानी होगी, ठीक है? और फिर ये, ठीक है? कुछ ऐसी सी आकृति मेरे को देखने मिलेगी। तो पहली बात तो ये है कि क्या ये ऑप्शन हो सकता है? तो बिल्कुल ये ऑप्शन हो सकता है। ये तो नहीं होगा, जो सीधा-सीधा कटे पहले उसको एलिमिनेट करो, जैसे ये 2 सीधे-सीधे कट गए। अब बात आती है कि ये और ये, इनमें से कौन-सा होगा? तो आप गौर से देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस यही है केवल, क्या? कि ये जो गैप है, ये देखो ये गैप, एक तो ये गैप भी कह सकते हो और एक ये गैप भी देख सकते हो। ये गैप इतना नहीं होना चाहिए क्योंकि ये देखो ना तो ये गैप इतना बड़ा है, ना ये गैप इतना बड़ा है। तो बेसिकली इसके लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट कौन-सा होगा? सी ऑप्शन आपका होगा। क्लियर है ना? ये था आपका कंप्लीशन ऑफ फिगर का एक आसान सा प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलें। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या दिया है देखिए। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि नीचे दिए गए समीकरण में डिवाइड और प्लस को आपस में चेंज कीजिए और 12 और 18 को आपस में चेंज कीजिए और बताओ कि समीकरण संतुलन कब होगा। तो देखो सीधी सिंपल सी बात है, ये बेसिकली प्रश्न इजी होते हैं, समय कंज्यूमिंग वाले होते हैं। तो आपको क्या करना होता है, मैंने आपको बताया है कि ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले सी को चेक किया करो, फिर डी को चेक किया करो और फिर बी को चेक किया करो, ठीक है, ताकि आपका समय बच पाए। तो देखो सीधी सिंपल सी बात है कि मैं पहले सी को चेक करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं सी और डी के अंदर बात करूं, तो सी और डी के अंदर अगर बात करूं तो मुझे पहले डी ही चेक करना चाहिए। क्यों करना चाहिए वो मेरी बात सुनिए, क्योंकि यहाँ पे 12 और 18 दोनों चीजें नहीं है। तो मेरा मेरा हालांकि जरूरी नहीं है कि 12 18 दोनों होना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि 12 18 उसमें आने चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। तो क्यों ना पहले डी को ही चेक कर लिया जाए। अगर 12 की जगह क्या रख दूं? 18, और प्लस की जगह क्या आएगा? जैसा कि इसने कहा है डिवाइड, ठीक है, और ब्रैकेट बंद, और मल्टीप्लाई को चेंज करना नहीं था, और 18 की जगह क्या आ गया? 12। तो देखो मेरी बात बैठ गई, यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 12, और आपका आंसर आ गया 36। तो देखो एक ही चेक करना पड़ा डी। इस तरीके से आपको चीजें
देखनी चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये था क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर अगर बात करें तो ये कहते हैं दो बिंदुओं को विपरीत सतह पर कितने बिंदु वाली सतह होगी, यानी दो के अपोजिट पूछा आपको, ठीक है। दो के अपोजिट क्या आएगा, तो सीधी सी बात है, मैंने आपको एक बात बताई थी क्या, कि दो के अपोजिट अगर देख रहे हो तो जो सामने आता है वो कभी पीछे नहीं आता, तो ऑप्शन से पहले वो चीज हटाओ जो साथ में दिख रही है। 6 दिख रहा है तो गया, ठीक है। बाकी कहीं किसी के साथ 2 दिख नहीं रहा है तो आगे का काम अपन ऑप्शन से नहीं कर सकते। अब अपन को क्या करना होगा, अब अपन को कोई भी 2 डाइस ले लो और वहां पे कंडीशन लगा दो, कंडीशन फर्स्ट सेकंड या थर्ड। थर्ड कभी यूज मत करना, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन का ही यूज करना। अब कुछ बच्चे जो है वो नए जुड़े होंगे, तो अगर फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन के बारे में नहीं जानते तो वो समझ लो। फर्स्ट कंडीशन का मतलब होता है केवल फर्स्ट एक अंक यानी एक चीज कॉमन दोनों में, और सेकंड कंडीशन का मतलब होता है दो चीज कॉमन, ठीक है। जैसा कि अगर मैं इन दो की बात करूं तो इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल देखो यहाँ पे भी 6 डॉट है और यहाँ पे भी कितने हैं, 6 डॉट, और इसके अलावा इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कंडीशन नंबर क्या होगी, फर्स्ट, ठीक है। क्योंकि दोनों ही कंडीशन के आंसर करने के तरीके अलग अलग है, तो आपको कंडीशन पहले फाइंड करना होगा। जब फर्स्ट कंडीशन आती है तो क्या करते हैं वो सुनो, जो भी कॉमन चीज है उससे घड़ी की दिशा में घूम जाओ। जैसे यहाँ पे ये कॉमन चीज है, इससे घड़ी की दिशा में घूम गए तो क्या आ गया, 6 2 4, और यहाँ पे क्या आ गया, 6 5 और 1। तो कह सकता हूँ कि 4 के पीछे 1, 2 के पीछे 5, और इस 6 के पीछे क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि 3 मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो कह सकता हूँ कि इनके पीछे क्या आ जाएगा, 3। फिलहाल आपको किसके पीछे पूछा है, दो बिंदुओं वाली विपरीत, तो 2 के पीछे क्या होगा, 5। यही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी। मुझे अब उनकी दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है, कोई भी 2 डाइस लेके आप कंडीशन चेक कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं, जहाँ पे आपको एक डायरेक्शन और डिस्टेंस का इजी सा प्रश्न दिया है। शुरुआत करते हैं प्रश्न की। सीता पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर जाती है, तो यहाँ से मान लो इसका इनिशियल पॉइंट था, और यहाँ से इसने किस में दिशा में गया, पूर्व दिशा में, और कितना गया, 1 किलोमीटर गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर वह राइट साइड मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है। देखो पूर्व से राइट साइड होता है नीचे की ओर, मैं आप बार बार बताता रहता हूँ, फिर बता देता हूँ। जैसे ये आपका क्या होता है, ये आपका उत्तर होता है, ये आपका पूर्व यानी ईस्ट, ये दक्षिण यानी साउथ, और ये पश्चिम यानी वेस्ट। क्लियर है। अगर उत्तर के इस साइड जाते हो, किस साइड, उत्तर के अगर इस साइड जाओगे तो राइट हो जाएगा, पूर्व से इस साइड जाओगे तो राइट, यहाँ पे दक्षिण से इस साइड जाओगे राइट, और पश्चिम से ऊपर की ओर जाओगे तो राइट, बाकी क्या चलेगा, लेफ्ट हो जाएगा इसका अपोजिट। क्लियर है बात। तो देखो ये था राइट लेफ्ट जाने का तरीका। अब पर्सन की ओर वापस मूव करते हैं, और क्या कहते हैं, फिर दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है, तो यही दोबारा 1 किलोमीटर चली है। उसके बाद बाएं मुड़ती है, अब यहाँ से इस साइड जाऊंगा तो राइट, और इस साइड जाऊंगा तो लेफ्ट, तो ये लेफ्ट मुड़ी है, ठीक है। लेफ्ट मुड़ के इधर आ गई, और कितनी चली, 2 किलोमीटर चलती है। ये कितनी चली है, 2 किलोमीटर। अंत में बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। अब देखो पूर्व की ओर फेस है, तो ये दायां होता और ये बायां होता, और ये बायां चलिए कितना, 5 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो सीधी सिंपल सी बात है, इसने क्या पूछा होगा, तो बताओ सीता अपने मूल स्थान से न्यूनतम दूरी के रास्ते या न्यूनतम दूरी आपको निकालनी है। एकदम आसान, एकदम आसान। न्यूनतम दूरी जो होगी वो ये वाली होगी, ठीक है। ये वाली दूरी आपको निकालनी है। मेरे भाई जब भी ये दूरी निकालनी हो, यानी एक तिरछी दूरी निकालनी हो, एक विकर्ण दूरी, एक डायगोनल डिस्टेंस आपको निकालनी हो, तो एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल यानी एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए, जो मैंने आप पे बनाया है, ठीक है। ये एक समकोण त्रिभुज मैंने बना दिया, जिसमें ये टोटल 5 थी, जिसमें से ये एक माइनस कर दो तो ये कितनी आ जाएगी, 4, और ये एक थी, और ये नीचे वाली कितनी थी, 2, यानी ये एक और 2 मिलकर कितनी हो गई, 3। तो ये 4 ये 3, तो ये कितनी आ जाएगी, 5। सर ये तो कैसे बता दिया आपने, 5 कैसे आ गई। देखो सीधी सी बात है कि अगर जिसको थोड़ी बहुत भी गणित आती है तो वो ये जानता है कि ये ट्रिपलेट्स होते हैं। क्या होते हैं, ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स का मतलब होता है वो 3 भुजाएं, त्रिभुज की वो 3 भुजाएं जो मिलकर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करे, उसे ट्रिपलेट्स कहते हैं। अगर जिस बच्चों को इस चीज के बारे में नहीं पता, वो ये कह सकता है कि सर ये 5 कैसे आया, ये 5 कैसे आया, तो मैं बता दूं कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, याद रखना मेरी बात, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज। क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, तो आप कहोगे सर थीटा के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर ठीक है,
परपेंडिकुलर हो गया ये वाला, क्योंकि ये जिससे आप 90 डिग्री डाल लो, और ये बेसिकली त्रिभुज की ऊंचाई भी कहलाती है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका क्या, लंब, और ये क्या हो गया आपका बेस, ये क्या हो गया आपका बेस यानी आधा। क्लियर है बात? तो आपको एक रिलेशन पता होगा पाइथागोरस प्रमेय, हाइपोटेन्यूज थ्योरम, जो कि क्या कहती है, h का स्क्वायर बराबर, इसको हाइपोटेन्यूज कह दिया, और लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं तो p का स्क्वायर, और आधार को बेस कहते हैं तो प्लस b का स्क्वायर का अंडर रूट ले लेते हो तो इधर स्क्वायर हटा देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने अंडर रूट ले लिया है किसका, p और b का, तो इधर सिर्फ h आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से मैं निकाल देता हूँ h, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर 16, और बेस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 16 प्लस 9 25, और 25 का अंडर रूट करने पर कितना आ जाएगा 5। इतना वो गधे करते हैं जिनको गणित नहीं आती, क्योंकि जिसको पता है वो ये तो जानता है कि 3 4 5 क्या होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक कैलेंडर से आसान क्वेश्चन, जहां पे बोला है कि यदि परसों शनिवार है तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। मैंने बार बार आपको एक बात बताई है कि जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको एक चीज करनी है सबसे पहले, कि 3 दिन को हमेशा एक पेयर में लिखें। जैसे 3 दिन कौन कौन से, एक तो ये आज हो गया यानी टुडे, ये आने वाला कल, ये कौन सा है, राइट साइड जाने पर आने वाले कल की बात, तो ये आने वाला कल, और ये क्या हो जाएगा आपका बीता हुआ कल। हमेशा पेर में इन चीजों को लिख लो, क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं के आगे पीछे जाएगा। देख लो चाहिए, तो बीते हुए कल से बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। यदि परसों शनिवार है, परसों मतलब क्या होता है, जैसे ये आज है तो ये सॉरी ये कल है, ये कल है तो ये कौन सा हो गया परसों, ये परसों है भाई। ये कह रहे हैं कि ये परसों जो है वो कौन सा था, शनिवार था, ये परसों जो था वो कौन सा था, शनिवार। तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, और ये 3 दिन पहले कौन सा वार था, तो आप कहोगे सर ये शनिवार है, ये अगर शनिवार है तो ये आपका शुक्रवार, ये गुरुवार, ये बुधवार, ये मंगलवार, ये सोमवार, और ये कौन सा हो जाएगा, रवि का वार यानी संडे। आंसर नंबर डी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है आपका, एक मैथ्स का मान लो, चाहे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मान लो, चाहे रीजनिंग का मान लो, चाहे किसी का भी मान लो। एक आसान सा प्रश्न जिसमें कहा गया है कि एक बस में जब चली तो उसमें से निश्चित संख्या में से कुछ बैठे हुए थे, कुछ यात्री बैठे हुए थे। पहले स्टॉप पर बस से आधे यात्री उतर गए और 35 चढ़ गए। दूसरे स्टॉप में 1/5 यात्री उतर गए और 40 चढ़ गए। उसके बाद बस से 80 यात्री थे। तो बताओ आरंभ में बस में कितने यात्री थे। ऐसे प्रश्नों को दो तरीकों से किया, तीन तरीकों से किया जा सकता है, या तो एक्स मानकर, या ऑप्शन से, या फिर जो मैं बताता हूँ वो कर लेना। ऐसे प्रश्नों को आप अंतिम लास्ट उल्टा सोल्व करना शुरू करें। ठीक है, कैसे, सबसे लास्ट में आपको दिया है कि लास्ट में आपके पास कितने यात्री है, 80। तो लास्ट में आपके पास 80 यात्री है, आप यहां से प्रश्न को स्टार्ट करें। और ये 80 यात्री कब हुए थे, जब दूसरे स्टॉप में 1/5 यात्री उतर गए और 40 यात्री चढ़ गए। यानी कहने का मतलब इस 80 में से दो चीजें हुई, कि 40 तो इसमें क्या आए थे, नए, और जितने भी पुराने थे उसमें से 1/5 निकल गए थे। 1/5 निकलने का मतलब है कि कितने बच गए, 4/5। 1/5 का मतलब कितना हो जाएगा, 4/5 बच गए। ठीक है, ये पुराने 4/5, पुराने 4/5, और ये 40, ये 80, तो ये भी कितने थे, ये भी 40 थे। यानी 4/5 की वैल्यू 40 है। इसका मतलब टोटल तो 5 थे, 4 की वैल्यू 40 है, 4 बटे, क्योंकि ये तो 1/5 माइनस होने के बाद है ना, तो 4 की वैल्यू 40 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। कितनी हो जाएगी, 50। यानी यहां तक के प्रोसेस में आपके पास 50 लोग थे। कहां तक के प्रोसेस में, जब तक कि ये घटना नहीं होती है, जब ये 50 लोग जो थे वो यहां से पहले पहले थे। ठीक है, अब 50 लोगों में भी क्या कहानी थी, कि पहले स्टॉप पर बस से आधे यात्री उतर गए थे और 35 यात्री बस में चढ़े थे। अब आपके पास कितने लोग हैं, 50। 50 में से आधे तो क्या हो गए, उतर गए, कह रहे हैं ना, सॉरी, 50 स्टॉप में से आधे यात्री तो उतर गए और 35 बस में चढ़े थे, सॉरी 25 नहीं, 35 नए आए, है ना, इसमें 35 नए आए, और 15 क्या थे, 15 तो तब बचे
15-50 में से तब बचे जब इसमें से आधे निकल गए थे। यानी आधे का मतलब 15 एक की वैल्यू है तो 2 की वैल्यू, ये तो स्टार्टिंग के लोग थे तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो ये थे वो 30 लोग जो बस में चढ़े थे। स्टार्टिंग में जो लोग थे वो कितने थे 30। आप इसको अगर ऑप्शन से उल्टा भी जाओगे तो आपको ज्यादा बात समझ में आएगी। जैसे मान लो कि ऑप्शन से गए और उसने कहा कि जब एक चली तो उसमें निश्चित संख्या में कुछ यात्री थे, मैंने ऑप्शन से मान लिया। अब देखो मैं इसको ऑप्शन से करता हूँ, 30 लोग थे, मैं ऑप्शन से ले रहा हूँ 30। उसके बाद क्या होगा, निश्चित संख्या में कुछ बैठे थे, पहले स्टॉप पर बस से आधे यात्री उतर गए, आधे यात्री उतर गए मतलब कितने बच गए 15। अब उसमें से कितने चढ़ गए 35 नए चढ़ गए, तो कितने हो गए 35 नए चढ़ गए तो कितने आ गए 50। अब कह रहे हैं दूसरे स्टॉप में से 1/5 उतर गए, 50 का 1/5 मतलब 10 उतर गए, तो कितने बच गए 40, और 40 नए चढ़ गए। तो क्या ये 80 आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। तो क्या ऑप्शन से भी मैं ये कह सकता हूँ कि आंसर क्या होगा 30? ये था ऑप्शन से। एक तरीका और है एक्स मानकर, लेकिन वो बहुत गंदा तरीका है, मैं उसकी सलाह आपको नहीं दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 20 की ओर, जहां पे ये कह रहा है कि विच ऑफ द अपीयर फोर्थ इन द डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी के अनुसार कौन सा वर्ड जो है वो चौथे क्रम पे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं जिसको डिक्शनरी नहीं देखी हुई है, डिक्शनरी में ऐसे चलता है ABCD, इस तरीके से वर्ड लिखे जाते हैं। और ए में भी अगर 2 लेटर की बात करूं तो पहले ए वाले और उसके बाद AB वाले इस तरीके से लिखे जाते हैं। क्लियर है? तो देखो जैसा कि इनमें 3 लेटर आपके क्या है सेम है, तो यहाँ से आप पहला दूसरा से तीसरा नहीं ज्ञात कर सकते। हाँ, यहाँ से इससे आगे स्टार्ट हो गया, यहाँ पे ए आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है ई आ रहा है, तो ये तो कंफर्म है कि इन दोनों को पहले रखा जाएगा और इन दोनों को बाद में रखा जाएगा। तो अब मैं क्यों दिमाग लगाऊं इतना, मुझे तो चौथे पे जाना है, तो पहले दूसरे से तो मुझे मतलब ही नहीं। तो ये 2 ऑप्शन क्या हो गए एलिमिनेट हो गए। अब इन पे बात करते हैं कि इनमें से पहले और बाद में कौन लिखा जाएगा। यहाँ तक ई सेम है, लेकिन इसमें आर है और इसमें क्या है ए है, तो सीधी सिंपल सी बात है कि ये पहले लिखा जाएगा और ये क्या लिखा जाएगा बाद में, और यही तो वो चौथा शब्द होगा जो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलेंगे, जो कि एक आसान प्रश्न है। ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा जैसे मैंने ये क्या किया, ये सारा प्रोसेस कर दिया। अब सारा प्रोसेस करने के बाद मुझे इसको वापस अनफोल्ड करना है। वापस अनफोल्ड करने पर मुझे कौन सी दिखनी चाहिए, ये वाली आकृति दिखनी चाहिए। ठीक है, यही बोला है, ये वाली आकृति आप मुझे बताओ कहाँ से दिखेगी। ये वाली आकृति दिखने का मतलब एक ही है, क्योंकि एक ही अनफोल्डिंग है कि इसके अंदर तो आना चाहिए डॉट और इस पे आना चाहिए सर्किल और इसके अंदर आना चाहिए डॉट, यानी अगर यहाँ पर ये चीज होगी तभी तो खुल के ये चीज आएगी। क्लियर है बात? और ये आपको कहाँ पे दिख रही है, ये देखो डॉट, सर्किल में डॉट और ये इस पे डॉट, ये दो, ये आपका यही होगा आंसर नंबर। आंसर नंबर देखो इनको गौर से, ये खाली हो जाएगा, डॉट उधर चला जाएगा और सर्किल उधर चला जाएगा और डॉट उधर चला जाएगा। क्लियर है बात? क्या इससे वो चीज आ सकती थी क्या पहले ऑप्शन से? पहले ऑप्शन से वो चीज आ सकती थी क्या, मुझे बताओ, क्योंकि पहले ऑप्शन पे तो सर्किल है और अपन को क्या चाहिए स्क्वायर चाहिए यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी से ये चीज आपको प्राप्त होगी। क्लियर होगी बात? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलेंगे कि एक मिरर इमेज देखना है कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई देगी। तो देखो मिरर इमेज का सीधा सा फंडा है कि जो चीज पास में होती है वो पास में दिखाई देती है, यानी सबसे नीचे आपको ये दिखाई देगी। तो सबसे नीचे यानी इस साइड ये दिखाई दे रही है, इसमें दे रही है ठीक है, इसमें तो एरो दिख रही है तो ये नहीं होगा। ऑप्शन ए एलिमिनेट, ओ हो, सीधा सीधा एक ही चीज से अपन आंसर निकाल दिया, ऑप्शन नंबर क्या आ गया ए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22, बहुत ही आसान प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या चलेंगे 23 की ओर, जहाँ पे कह रहा है कि निश्चित कोड में ऑर्गेनाइज को ये कोड किया जाता है, तो डेस्टिनेट को क्या कोड लिखा जाएगा। क्लियर है बात? जब भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आए तो सीधी सिंपल सी बात है, प्लेस वैल्यू लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू लिख दो तो आप लिखोगे 15, 18, 7, 1, 14, 9, 19 और 5, ये प्लेस वैल्यू लिख दी। नीचे वाले की प्लेस वैल्यू अगर लिखूंगा तो ये आ गया 2, फिर आ गया 18, फिर आ गया 19, फिर आ गया 16, 4, 16, 4 और उसके बाद क्या है 18, 8, 13, 18, 8, 13, ये है ना 18, 8, 13। ठीक है, ये कोडिंग लिखने के बाद मुझे देखना है कि कौन सी कोडिंग है।
तो अगर बात करूं कौन सी कोडिंग, तो कोडिंग तीन प्रकार से इन प्रश्नों में देखी जाती है। एक कोडिंग देखी जाती है फॉरवर्ड, एक कोडिंग देखी जाती है रिवर्स, और एक कोडिंग देखी जाती है क्रॉस। फॉरवर्ड कोडिंग का मतलब है पहले अक्षर का पहला कोड। अगर पहले अक्षर का पहला कोड लगाऊंगा, दूसरे कोड का दूसरा लगाऊंगा, तो कोई सीक्वेंस नहीं बनेगा, कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं बनेगा। दूसरा, अगर मैं रिवर्स कोडिंग लगाऊं, यानी लास्ट वाले का कोड पहला, यानी 5 - 2 तो -3 दिखाई देता है, फिर -1 दिखाई देता है, लेकिन फिर देखो 9 से 19 यानी +10 दिखाई दिया, तो ये सीक्वेंस भी आपका नहीं बनेगा। अब बात आती है लास्ट वाली कौन सी, क्रॉस कोडिंग। तो क्रॉस कोडिंग चेक करते हैं। क्रॉस कोडिंग को अगर मैं चेक करूं तो मुझे कुछ चीजें दिखाई देती है। कैसे? तो आप देखो, हाँ देखो, इधर देखो। अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूं तो 15 में +1 दिखाई दिया, 1 में +1 दिखाई दिया, ठीक है, 18 में +1 दिखाई दिया, और ये 7 वाली चीज जो है, 7 से ये क्या था, ऑर्गेनाइज, 15, 18, 7, ठीक है। एक और उधर कितना है, 2, ओ मेरे भाई ये 8 है, 18 कैसे लिख दिया इसको, ये 8 है यहाँ पे, तभी मैं सोचो ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। तो ये क्रॉस हो गया, तो +1 +1 +1, और इसी तरीके से यहाँ पे देखो क्या चली, इधर तो चली +1, और बाकी यादों में क्या चली है, -1 -1 -1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोटबुक में जरूर लिखे। अब आपको कोड करना है डेस्टिनेटेड का, तो वही चार चार चीजें आप बांट दो, क्योंकि इसने भी तो चार चार, पहले 4 में +1 की क्रॉस कोडिंग, और दूसरे 4 में -1 की क्रॉस कोडिंग। टी का +1 होकर इधर आएगा, तो टी में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यू, यानी ऑप्शन का पहला लेटर यू होना चाहिए। ये दो तो गए। अब पूरी कोडिंग नहीं लगाएंगे भाई, जो जहां से आंसर आते हैं बस वही काम करेंगे। दूसरा से आंसर नहीं आएगा, तीसरा से नहीं आएगा, चौथा से नहीं आएगा, आंसर जाके आएगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो चीजें क्या है, सेम। अब यहाँ पे ई है, और यहाँ पे क्या है, सी। फटाफट देखो कि ये कहाँ से आएगा, इन चारों में से तो ये आएगा नहीं। अब ये जो आएगा वो यहाँ से आएगा, माइनस होकर आएगा, यानी सी। आप पूरी लगा सकते हो, मैं बस आंसर करना बता रहा हूँ कैसे करते हैं। यानी इसका यहाँ पे -C आएगा, यानी सी वाली चीज आएगी, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। इसमें ई दे रखा है तो वो नहीं आएगा। पूरी क्रॉस लगा लेना, मैंने आपको लॉजिक बता दिया, इधर +1 की है और इधर क्या है, -1 की। मैं ऑप्शन एलिमिनेट करने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ, क्योंकि समय कम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। किसी कक्षा में n की रैंक 5वीं है, s की रैंक अंत से 8वीं है, यदि t की रैंक n के बाद 6ठी है, तो वह n और s के ठीक बीच में है, तो कक्षा में कुल छात्र कितने हैं? देखो कैसे करेंगे। मान लो कि ये कक्षा है, ठीक है, जिसमें ये नीचे से है, यानी नीचे नीचे का एंड, और ये ऊपर टॉप मोस्ट एंड, और ये बॉटम। ये कह रहा है कक्षा में n की रैंक 5वीं है। अब 5वीं का मतलब n की रैंक यहां से कितनी है, 5वीं। यहाँ पर कौन है, n। यदि t की रैंक n के बाद 6ठी है, n के बाद 6ठी होने का मतलब यहां से यहां तक अगर 6 की रैंक पे आ जाए तो कौन आ जाएगा, t, ठीक है। फिर ये कह रहा है s की रैंक अंत से 8वीं है, यानी नीचे से 8वीं का मतलब ये देखो, ये नीचे से 8वीं है, किसकी, s की। अब इसने एक बात बोली है, टी की रैंक एन के बाद 6ठी, और एन और एस के ठीक बीच में है। एन और एस के ठीक बीच में होने का मतलब है, टी अगर ठीक बीच में है तो ये दूरी, ये 6 है, तो ये भी क्या होगी, 6। अब मैंने क्लास में कंसेप्ट पढ़ा है क्या, कि जितनी भी दूरी है वो किसके बराबर होती है, रैंक के बराबर होती है। तो अगर मैं ये टोटल दूरी निकालना चाहूँ, मेरा कंसेप्ट है भाई, ठीक है, मैं इन प्रश्नों को ऐसे सोल्व करता हूँ। मैं कहता हूँ जो भी रैंक है वो उसकी टोटल दूरी हो जाएगी। तो टोटल दूरी कितनी होगी, तो आप कहोगे 5 + 6 11, 11 और 6 17, और 17 और 8, 17 और 8 कितना होता है भाई, 25। 25 होगी टोटल दूरी। टोटल दूरी कितनी आ गई, 25। तो अगर दूरी दूरी की बात करें तो रैंक के बराबर, और लोगों की संख्या जो होती है, लोगों की संख्या वो दूरी से एक कम होती है, दूरी से एक कम होती है। तो अगर दूरी 25 है, तो कक्षा में छात्र कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, क्योंकि 25 - 1 करेंगे तो क्या आएगा, 24। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। कंसेप्ट सीधा सा है कि दूरी से एक कम होता है क्या, लोगों की संख्या, ठीक है। ना मैं कोई फॉर्मूला पढ़ाता ना कुछ और, इन प्रश्नों को मैं दूरी से क्लियर करवाता हूँ। अगर आपको कभी मौका मिला तो पूरा ही चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन आज का, जिसमें कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट इन माइंड क्रिएट टेंशन। बहुत ही अच्छा पर्सन, बहुत ही शानदार पर्सन, इस पेपर का सबसे अच्छा पर्सन मुझे यही लगा, जहां पर आपको एक नए तरीके से स्टेटमेंट दिया है और नए तरीके से कंक्लूजन निकालना है, बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी कुछ नहीं। कॉन्फ्लिक्ट इन माइंड क्रिएट टेंशन, कहने का मतलब है मन में द्वंद्वों से तनाव पैदा होता है। यानी द्वंद्व का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है, कोई मान लो कि किसी चीज से आप डिसएग्री हो रहे हो, दिमाग में कुछ कुछ नेगेटिविटी चल रही हो, तो क्या उससे टेंशन क्रिएट होती है? बिल्कुल टेंशन क्रिएट होती है। आप भी जानते हो, जब तक चीजें सही नहीं रहेगी, कॉन्ट्राडिक्शन में चलेगी, तब तक आपके माइंड में तनाव पैदा होता जाएगा। ठीक है, एक स्टेटमेंट ये था। दूसरा था कि द्वंद्व के समाधान से मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बन जाता है या अच्छा बनाती है। कहने का मतलब है कि जब समस्याएं हल हो जाती है, जब क्या हो जाती है, जो समस्याएं चल रही है जिनकी वजह से तनाव पैदा हो रहा था, अगर वो समस्या का समाधान हो जाए तो आदमी की जो मानसिक स्थिति है, याद रखना कौन सी स्थिति, मानसिक स्थिति है, वो अच्छी हो जाती है। ये स्टेटमेंट का कहना है। तो क्या इससे ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है क्या कि अपने द्वंद्वों का समाधान करके व्यक्ति बहुत शक्तिशाली और मजबूत हो जाएगा? अरे मेरे भाई, एक बात बताओ, अगर दिमागी आपको टेंशन है, दिमाग की टेंशन का मतलब तो दिमाग में ही होती है, तनाव का मतलब क्लियर है? तो सीधी सिंपल सी बात है, जब तनाव यानी दिमाग की समस्या का समाधान हुआ है, तो आपके अंदर बल थोड़ी आ गया कोई, आप शक्तिशाली हो गए क्या? आप पहलवान हो गए क्या कि किसी से लड़ लोगे? शक्तिशाली नहीं हुए। हाँ, मानसिक जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार आएगा, मेंटली आप अच्छे स्ट्रोंग हो जाओगे। लेकिन शक्तिशाली वर्ड जो होता है वो शारीरिक क्षमता को बताता है, तो शारीरिक क्षमता नहीं बढ़ती है तनाव के दूर होने पर। तो ये निष्कर्ष आप नहीं निकाल सकते इससे, क्योंकि निष्कर्ष अपन को निकालना इन्हीं से है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बात टेंशन की और मानसिक स्वास्थ्य की हुई थी, ना कि शारीरिक स्वास्थ्य की। ठीक है, तो द्वंद्वों से मुक्ति मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। यानी केवल सेकंड इसका क्या होगा, निष्कर्ष होगा। ये था लॉजिकल का एक बेहतरीन क्वेश्चन। आई होप आपको बातें समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।